हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 27 नवंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के 20 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का सवाल है आपके लिए, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है। जिनका भी सही आंसर होगा उनको मैं दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर वही है। जिनके उत्तर के साथ ये हार्ट लगा होगा वही सही उत्तर होगा। तो आइए अब करते हैं उन प्रश्नों को जो पूछा गया था 27 नवंबर को तीसरे शिफ्ट में। जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित यानी प्रिंटेड पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो आपने ये देखा होगा, ये मोटा ग्लास स्लैब है। अगर हम इसको रखते हैं किसी प्रिंटेड चीज के ऊपर, जैसे नीचे देखो प्रिंट किया हुआ है ना, लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा भी हो सकता है, कोई अक्षर लिखा हुआ हो सकता है। तो आप देखो ऐसे उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा उठा हुआ है। तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण। तो उठे हुए और अपवर्तन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। परावर्तन मत टिक मारना, अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है जल में घुला हुआ लवण। जल में हम नमक घोलते हैं तो वो समांगी मिश्रण है, ये आंसर नहीं होगा। जल में घुला हुआ तेल, तो तेल और जल घुलते नहीं है, अलग अलग परत में आ जाते हैं, विषमांगी मिश्रण है, बी हमारा आंसर। जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का चूर्ण, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम लोग नीला थूथा बोलते हैं। जल में इसको हम घुलाएंगे तो इसका विलयन बनेगा नीले रंग का। जल में घुली हुई चीनी, चीनी पानी का घोल जो होता है वो समांगी विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो ये विलयन का उदाहरण है, ये विलयन का उदाहरण है, ये विलयन का उदाहरण है। विलयन जो है समांगी मिश्रण होता है। युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है ना, जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। दो बार है भाई। तो जब एक लड़का या फिर एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो उनके बॉडी में हेयर पैटर्न में चेंज आता है। जो लड़के होते हैं उनके दाढ़ी मूछें आने लगती है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर बाल आते हैं, बगल में बाल आते हैं, और भी कई तरह के चेंजेज होते हैं। जो लड़कियां होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स जननांग वाले क्षेत्र में बाल आते हैं, बगल में बाल आते हैं। तो नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा होता है प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान बोल सकते हो। लड़कियों में 11-12 साल की उम्र से और लड़कों में 13-14 या फिर 12-13 बोल सकते हो आप। यही है, 11 से लेकर के 14 के बाद जो है ये प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है हमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं लड़कों और लड़कियों में। लड़कों में चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान उनके बॉडी में जो है सिक्रीट होने लगता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ऐसा होता है, जो कि सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। और लड़कियों में जो भी चेंजेस आते हैं वो होता है एस्ट्रोजन के कारण, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस लड़के एंड लड़कियों में देखने को मिलते हैं वो सारे होते हैं सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन के कारण। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के कारण और लड़कियों में एस्ट्रोजन के कारण। बी हमारा राइट आंसर। कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? अलैंगिक प्रजनन की कई सारी विधियां होती है। अलैंगिक प्रजनन की ये सारी विधियां होती है, सब आपको याद होनी चाहिए। द्विविखंडन, अमीबा, लिशमेनिया, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सारे में होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। फ्रेगमेंटेशन विखंडन स्पायरोगारा जो कि ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। पुनर्जनन प्लेनेरिया हाइड्रा में होता है। मुकुलन ईस्ट हाइड्रा में होता है। बीजाणु समासन कवक जैसे कि राइजोपस में होता है। मॉस, फर्न, ये सारे जो है आपके ब्रायोफाइट्स हैं। मॉस जो है ब्रायोफाइट्स है, ये जो फर्न है ये टेरिडोफाइट है
है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो मॉस जो है ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, फर्न जो है टेरिडोफाइटा के अंदर आता है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन। देखो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जो पादप के कायिक भाग होते हैं, जो पौधे के प्लांट के जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग हम लोग बोलते हैं रूट को, स्टेम को और लीफ को। जो जड़ होती है, जो तना होता है, जो पत्ती होती है, इनको हम लोग कायिक भाग बोलते हैं। और इनसे अगर नए पादप उग जाए तो हम बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। समझे आप? इन सारे किसी पार्ट से जो है नए प्लांट अगर उगते हैं तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो ऐसा नेचुरली भी हो सकता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम में, आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम में प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन होता है और ये अपने आप में अलिंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। लेकिन कृत्रिम तरीके से भी होता है, हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है, उसका तना काट लीजिए, उसका डंडी काट लीजिए और गमले में लगा दीजिए, नया गुलाब का पौधा उग जाएगा, नया गुलाब का पौधा उग जाएगा। तो वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां होती है, पर्तन यानी कि लेयरिंग, कलम यानी कि कटिंग और रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। समझे आप? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ये 3 विधियां हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन, जो कि यहां पर लिखा हुआ है वनस्पतिक प्रवर्धन। चलो ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आपको याद होने चाहिए और किसके अंदर कौन सा प्रजनन होता है वो भी आपको याद होने चाहिए। ये सब क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? कार्बन परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्रायः 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन जो है साझेदारी करता है। एक कार्बन एटम है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो आपको यहाँ पर क्रॉस से दिखाया गया है, जो आपको यहाँ पर क्रॉस से दिखाया गया है, या फिर डॉट ही मान लो आप, दोनों में से किसी को मान लो। तो एक कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने यहाँ पर माना कि क्रॉस से दिखाया गया है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। हर हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। तो इस हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। ये सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। तो सारे का डुप्लेट पूरा। और कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, जिसमें से 4 कार्बन का खुद का है और 4 क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बॉन्ड बनता है कुछ ऐसे। तो ये अपने आप में क्या है कि मीथेन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यह है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर है क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल जो है जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, और क्लोरीन को स्टोर करने के लिए बोल सकते हो कि विरंजक चूर्ण एक अच्छा माध्यम है। हमें क्लोरीन गैस को स्टोर करना है। क्लोरीन गैस टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, हमें इसको स्टोर करना है। तो इसके लिए एक बढ़िया तरीका यह है, विरंजक चूर्ण बना दो, है ना, विरंजक चूर्ण बना दो। विरंजक चूर्ण के रूप में इसको स्टोर किया जाता है क्लोरीन को। जब इसको पानी में डालते हैं तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है और कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं पानी से। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कपड़े के विरंजन में तो होगा ही, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। विरंजन का मतलब कपड़ों से रंग को उतारना होता है। उसके बाद कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक, ये ध्यान दीजिएगा, उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, फिर जल के शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है, इसीलिए। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है?
देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं इस वाले चूना को, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे आप कली चूना बोलते हैं, इसे आप कली चूना बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में क्विक लाइम बोलते हैं, या फिर सिंपली चूना भी अगर बोले तो हम लोग इसी को बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक बाल्टी लिया, इसमें आपने पानी लिया और इस चूने को इसमें डाल दिया, तो बन जाएगा इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है भखरा चूना, ये भखरा चूना है। आप देखेंगे बाल्टी को छू करके तो ये गर्म बाल्टी हो गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए ये जो अभिक्रिया होती है ये अपने आप में एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, काफी तेज गर्म हो जाता है पानी। ऐसा आप देख सकते हो, खास करके अगर आप अपने घर की पुताई करवाते हैं चूने के साथ, तो देखना ये चूना लाना, पानी में डालना, देखना पानी गर्म हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यहाँ पर। और अभिक्रिया यहाँ पर कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है ना, संयोजन अभिक्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें पानी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो अभिकारक एक उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया। समझे आप, बी हमारा आंसर। इसका ठीक उल्टा अपघटन अभिक्रिया होता है, जिसमें कि एक अभिकारक टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में जो अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश। देखो चालक से हम धारा प्रवाहित करवाएंगे तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनेंगी उसका पैटर्न कैसा होगा, ये चालक के शेप पर डिपेंड करता है। स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, अगर मान लीजिए कि लूप के फॉर्म में है तो थोड़ा सा अलग पैटर्न बनेगा। जैसा भी पैटर्न बने, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं और हमेशा बंद वक्र होगी, क्लोज कर्व होगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो एक सीधा धारावाही चालक है, धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे ऊपर की ओर, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बनी हुई है जो कि सेकेंडरी वृत्त है, कंसेंट्रिक सर्कल है। ये जो डायरेक्शन है ना, इसे निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, अब जैसे ही मूत्राशय में आधा से ज्यादा मूत्र भर जाता है तब हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि मूत्राशय जो है आधा भर चुका है, यानी टंकी जो है आधा फुल हो चुका है। फिर तंत्रिका तंत्र से सिग्नल जो है मूत्राशय की जो पेशी होती है, जो कि चिकनी पेशी होती है, जो कि चिकनी पेशी होती है, स्मूथ मसल होती है, जो कि अनैच्छिक पेशी होती है, उसको सिग्नल आता है कि तुम्हें संकुचित होना है। सबसे पहले जैसे ही आधा भरा वैसे सिग्नल गया नर्वस सिस्टम को कि भाई फुल हो चुका है, फुल नहीं मतलब हाफ हो चुका है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ने वापस से चिकनी पेशी को मैसेज भेजा कि अब संकुचन स्टार्ट करना है। तो जब संकुचन स्टार्ट होता है तब आपको ये फीलिंग आती है कि भाई हमें अब सुसु करनी है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी हमारा राइट आंसर। द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है, पिंड की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्व त्वरण g है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसे आप उठाकर लेकर जाते हैं h हाइट तक, h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं आप, तो आपने जो उठाकर ले गया इस वस्तु को इस हाइट तक, h हाइट तक, तो आपने कितना कार्य किया? या फिर आपसे पूछ दे स्थितिज ऊर्जा, निकालेंगे आप mgh। जितना आपने कार्य किया इस वस्तु में वो कार्य संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। इससे पहले एक बार जब सवाल आया था तो वहां पर आपसे कार्य पूछा गया था। mgh हमारा आंसर, बी हमारा राइट आंसर।
ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा। एक ठोस पदार्थ है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, क्या होगा। देखिए, चाहे पदार्थ ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये हमारा आंसर। चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। तो एक टेबल है जिस पर 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। ऐसे रखा हुआ है, भुजा 2 मीटर है, द्रव्यमान इसका 10 केजी है, द्रव्यमान इसका 10 केजी है, तो ये 10 केजी है। तो नीचे लगेगा mg, mg लगेगा। फोर्स नीचे की ओर क्या है, mg है, इसके भार के बराबर, वेट के बराबर mg, जो कि होगा 10 और गुने में g का मान आपको बोला गया है कि 10 लेना है, 100 न्यूटन। अगर मैं आपसे पूछूं टेबल के कितने एरिए पे, बोला ना टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब, टेबल के कितने एरिए पर ये गुटका फोर्स लगा रहा है। तो भाई ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है छोटकू सा, ये जो सरफेस एरिया है, ये एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो 2 गुने में 2, लंबाई गुने में चौड़ाई, ऐसे तो निकालते हैं। तो 4 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है प्रेशर, आपसे पूछा गया है दाब, तो दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल कितना है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लग रहा है कितने एरिया पर, 4 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो ये न्यूटन में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी हमारा आंसर, डी हमारा राइट आंसर। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। सही है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को काट खोट देते हैं, तो न्यूट्रल परमाणु होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव हुआ, वैसे केस में उदासीन नहीं रहेगा परमाणु। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहां होती है। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। ग्लूकोज कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये टूट जाता है पायरुवेट में, इसी को हम लोग पायरुविक एसिड बोलते हैं। ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, है ना। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, समझे आप। तो कोशिका द्रव्य में अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, याद रखना ये कोशिका के अंदर अभिक्रिया होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है मिल रही है, तो ये पायरुवेट जो है ये टूट जाएगा CO2 में, H2O में, और यहाँ पर 36 ATP का प्रोडक्शन होगा, यानी ऊर्जा मुक्त होगी, जिससे 36 ATP का प्रोडक्शन होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भरपूर मात्रा में दी जाती है, उपलब्ध होती है। तो अब इतने पार्ट के लिए तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इतने पार्ट के लिए तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन इसलिए क्योंकि कोशिका के अंदर जो है ये श्वसन की प्रक्रिया जो है हो रही है, और अवायवीय इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है ये, इसे क्या बोलेंगे, वायवीय, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दी गई है। वायवीय कोशिकीय श्वसन। इस प्रोसेस को, ग्लूकोज का जो टूटना होता है यहाँ पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं।
ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये सह उत्पाद होता है। इस वाले प्रक्रिया में ये सह उत्पाद होता है। मेन जो उत्पाद होता है यहाँ पर एटीपी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? अभी मैंने आपको एक अभिक्रिया बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको डालते हैं जल में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। मान लीजिए आपने इसका विलयन बना लिया। जैसे आपने मार्केट से चूना खरीद कर लाया, ये खरीद कर लाया, आपने एक कंटेनर लिया, बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, भकरा चूना बना लिया, हमने और थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया, इसका हम लोगों ने पेस्ट बना लिया, सोल्यूशन बना लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको दीवारों पर लगाएंगे। दीवारों पर क्या करेंगे, लगाएंगे। जब इसको हम दीवार पर लगाएंगे तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर बनता है और यहाँ पर वाटर बनता है। तो जब आप इसको दीवारों पर लगाते हैं उस समय सफ़ेदी उतनी नहीं आती है। 2 दिन 3 दिन के बाद जो है सफ़ेदी आती है, चमक आती है, क्योंकि दीवार के ऊपर पतली सी परत चढ़ गई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और साथ में जल बनता है जो कि भाप बन करके उड़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग मार्बल बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, है ना, संगमरमर बोलते हैं। इसी को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को हम लोग चौक बोलते हैं। चौक, संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, बात एक ही है। जो अंडे का जो खोल होता है वो इसी का बना होता है, एग शेल। एग शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। कौन सी ग्रंथि है जो स्रावित करती है एड्रेनालिन? एड्रेनालिन जो है हार्मोन है जो सिक्रीट करती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक है, संख्या में ये 2 है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है सिक्रीट किया जाता है। इसे ना फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए आपके बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है। जैसे मान लीजिए आप कमरे में हैं, अचानक भूकंप आ जाए, भाई पंखा भी हिल रहा है, घर में सारी चीज़ें जो है वो हिल रही है, वैसे केस में क्या होगा, दिल की धड़कनें फास्ट, सांसें जो है आपकी तेज चलने लगेगी, पसीने छूटने लग जाएंगे डर से। उसके बाद हार्ट बीट जो है आपका तेज हो जाएगा, आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके बॉडी के अंदर होती है वो उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए होती है, उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए होती है, उससे फ्लाइट करने के लिए होती है, लड़ना, उससे बाहर निकलना, इसीलिए वो सारी चीज़ें होती हैं। और इसके पीछे कारण क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट करती है। थायरोक्सिन हार्मोन को या फिर बोल दो थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, आयोडीन चाहिए। आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है। पीनियल ग्लैंड मटर के दाने जैसी ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन हो सकता है कि जब ये सवाल आए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है तो पीयूष ग्रंथि भी वहाँ पर आंसर दिया जा सकता है। तो पीनियल पिट्यूटरी में जो है चलता रहता है, कभी पीनियल को सही माना जाता है तो कभी पिट्यूटरी को। तो जो दिख जाए ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों दिख जाए तो फिर पता नहीं क्या आंसर दिया जाएगा, पीनियल भी हो सकता है, पिट्यूटरी भी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से पीनियल ग्लैंड होना चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन हो, पीनियल पिट्यूटरी दोनों, तो पीनियल ग्लैंड को आप टिक मारना। ये दोनों ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में है, ये किडनी के ऊपर है। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? देखो वस्तु दूरी हम लोग हमेशा लेते हैं ऋणात्मक, तो -20 सेंटीमीटर। कहा गया है जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो भी हम लोग लेंगे ऋणात्मक। दर्पण के लिए आवर्धन बराबर होता है -v/u,
V है -60, U है -20, ये हो जाएगा -3। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक कूलम में जो है कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारा आंसर आएगा। तो सी हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर। दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जंतुओं से अगर हम तुलना करें तो। देखो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो खपत होती है ना, वो होती है लोकोमोशन में। लोकोमोशन में जो हम लोग चलते हैं, अपने हाथ पैर ये सब हिलाते डुलाते हैं, चलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत होती है। और ये लोकोमोशन प्लांट के अंदर होता नहीं है। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, लोकोमोशन नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा कम होती है। दूसरी बात ये है, हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो कोशिकाएं हैं, मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो लिविंग है, जीवित है। लेकिन प्लांट के अंदर जो है मृत कोशिका बहुत है। प्लांट के अंदर मृत कोशिका जो है वो बहुत है। तो पादप गति नहीं कर सकते हैं और अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मृत कोशिका है तो भाई उनको चाहिए नहीं अपना काम काज करने के लिए ऊर्जा। हमारे बॉडी के अंदर जो है मैक्सिमम लिविंग सेल्स हैं तो उनको अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। और लोकोमोशन हम लोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। सी हमारा राइट आंसर। इसी के साथ ये 27 नंबर का थर्ड शिफ्ट भी समाप्त होता है। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।